नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अली वारसी। मेरे साथ इस वक्त मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक ठाक सर। तो मुज़म्मिल साहब, आज आपने देखा कि जुनैद अकबर साहब भी जो हैं वो खुलकर बोल पड़े हैं और पीटीआई के दरमियान, पीटीआई के जो तमाम ग्रुप्स हैं उनकी आपस में फड्डा जो है वो शदीद होता चला जा रहा है। आज उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता, कि मैं इस बात पर कमेंट नहीं करूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं या नहीं खेलते। तो ये बताइएगा कि इनके दरमियान जो लड़ाई है ये शिद्दत क्यों इख्तियार करती जा रही है, और इसको ठंडा करने के लिए अब क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा? देखें क्या लड़ाई है। एक इंटरव्यू में गंडापुर से सवाल हुआ कि आपने अपने तमाम पीटीआई में जो आपके वो कंपेटिटर्स थे जो चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, आपने उनमें से किसी को भी केपी असेंबली का मेंबर नहीं बनने दिया और सबको एमएनए बना दिया और खुद आप अकेले केपी असेंबली के मेंबर बने और आप वजीर आला बन गए क्योंकि आपको चैलेंज करने के लिए कोई था ही नहीं। ये सवाल था। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आतिफ खान, असद कैसर, शहराम तरकई केपी असेंबली का एमपीए का टिकट मांग रहे थे। इमरान खान ने उनको एमपीए का टिकट नहीं दिया और कहा कि अगर इनको केपी असेंबली में रखेंगे तो ये गंडापुर तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे। इनको केपी असेंबली में नहीं रखना, अगर ये केपी असेंबली में होंगे तो साजिशें करेंगे, लिहाजा इनको एमएनए का टिकट दिया जाए। कहते हैं आतिफ खान ने उसके गंडापुर के मुताबिक आतिफ खान ने उसके ऊपर गंडापुर से राब्ता किया और कहा कि मैं एमपीए बनना चाहता हूं, आप मेरे टिकट की मुखालफत ना करें। गंडापुर ने कहा कि मैं आपके ने बकौल गंडापुर के उसने कहा कि मैं आपके टिकट की मुखालफत नहीं करूंगा बल्कि सिफारिश करूंगा और मामला बैरिस्टर गौहर को कहा गया। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से बात की और वापस आके कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर अब आतिफ खान ने एमपीए का टिकट मांगा तो मैं उसका एमएनए का टिकट भी कैंसिल कर दूंगा। और हम्म। अच्छा, ये टोटल इंटरव्यू की वो बात है। अब ये फैक्चुअल बात ये समझें कि इनमें से किसी को एमपीए का टिकट तो नहीं मिला। हम्म। गंडापुर की ये बात तो दुरुस्त है ना कि इमरान खान ने इनको एमपीए का टिकट नहीं दिया। ये बात भी दुरुस्त है कि ये एमपीए का टिकट चाहते थे। या तो ये वजाहत कर दें कि हमने एमपीए का टिकट मांगा ही नहीं पार्टी से, तो बात खत्म हो जाएगी। अगर इन्होंने एमपीए का टिकट मांगा और इमरान खान ने नहीं दिया तो गंडापुर सच बोल रहा है। अगर इन्होंने एमपीए का टिकट मांगा ही नहीं तो फिर गंडापुर झूठ बोल रहा है। देखिए ना, असद कैसर साहब तो 2013 में भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। आपको याद है इनकी और परवेज खट्टक की टाई बिल्कुल थी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। इनको स्पीकर और फिर बनाया वो एक गया, स्पीकर परवेज बन गया खट्टक था, को बिल्कुल, ये सीएम। स्पीकर बने और वो चीफ मिनिस्टर। और ये समझते थे इनके साथ ज्यादती हुई है, इनको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, परवेज खट्टक को नहीं बनना चाहिए था। ये पार्टी के पुराने कारकुन थे, ये पार्टी प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये समझते थे मैंने जितवाया है। अच्छा, ट्रू। उसके बाद बात यह है कि आतिफ खान भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। उनकी उनकी ख्वाहिश भी चीफ मिनिस्टर बनना थी 2018 में भी। हम्म। आपको याद है जब दुरुस्त। महमूद खान को बनाया गया तो उस वक्त भी आतिफ खान एक कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टर के। आतिफ खान ये तो नहीं कह सकते कि मैं तो पीटीआई की तरफ से कभी भी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं रहा। अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है ऐसे ही। कि जितने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे उन्हें केपी असेंबली का टिकट ही नहीं दिया गया। अब दुरुस्त। अगर गंडा मुझे नहीं लगता गंडापुर ने कुछ झूठ बोला है। इमरान खान के जहन में 2024 के इलेक्शन से पहले ही था कि केपी असेंबली में सिर्फ गंडापुर को रखना है। उसने सारे एमएनए सबको एमएनए का टिकट दिया। ठीक है ना? हम्म। हम्म। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो क्या इसकी वजाहत दें, वो क्या वो जो आगे से जवाब दे रहे हैं कि हम अपना जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भाई आपके पास जवाब देने के लिए है ही कख नहीं। या तो आप कहें कि हमने तो कभी एमपीए का टिकट मांगा ही नहीं और हम तो कभी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट ही नहीं थे, तो फिर तो हो बात। आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे, आपने एमपीए का टिकट भी मांगा, आपको इमरान खान ने एमपीए का टिकट नहीं दिया, ये तीनों चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल गंडापुर ने कोई झूठ बोला है, गंडापुर ने सच बोला है। ये अलग बात है कि सच बोलने के नतीजे में असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान की तजीक बहुत हो गई है कि उनकी पार्टी पोजीशन मतलब वर्थ हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में गंडापुर ने उनको आईना दिखा दिया। ये आजकल साजिश कर रहे थे उसके खिलाफ। हमने एक शो में पहले भी बताया था कि बाबर सलीम सवाती चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं। बाबर सलीम सवाती पे अब करप्शन के इल्जाम आ गए हैं, वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में अपनी कमेटी में पेश हो रहे हैं, जैसे झगड़ा के ऊपर आ रहे थे।
तो मेरे ख्याल में क्या क्या जुनैद अकबर साहब बाबर सलीम सवाती के साथ थे, ये सारे मिलके गंडापुर को हटाना चाहते हैं, गंडापुर अकेला इन सबको तबाह करना चाहता है। ये सारी हम्म। सियासत है। जुनैद अकबर, बाबर सलीम सवाती, आतिफ खान, शेराम तरकई, असद कैसर मिलके गंडापुर को हटाना चाहते हैं। गंडापुर इन सबको नेस्तो नाबूद करना चाहता है। अच्छा, फिलहाल तो गंडापुर चीफ मिनिस्टर है और वो बाबर सलीम सवाती को हटा के अपनी मर्जी का स्पीकर लाना चाहता है। और दूसरी हम्म। सूरत यह है कि वो इन सबको कैंडे में रखने के लिए इनकी तस्दीक करना चाहता है कि आपकी कुल औकात ये है कि खान आपको टिकट नहीं देना चाहता था और आप उसके सिर पर चढ़े। इतनी सी लड़ाई है इसमें। मेरा मतलब, आप बताएं, मेरा गंडापुर सच बोल रहा है या शराम तरकई और आतिफ खान सच बोल रहे हैं? ये क्या मिट्टी पाओ। गंडापुर ने एक फैक्ट बयान करना था, कर दिया। उसको मजीद कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं। इनकी बेइज्जती होनी थी, हो गई। इनको भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक फैक्चुअल पोजीशन थी कि आपको इमरान खान चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने आपको केपी असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ाया। और एक और बात भी हो सकती है कि हम्म। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये तय था कि हम आपको केपी की हुकूमत देंगे, आप गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इमरान खान ने क्या डील की हुई थी कि मैंने गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि आज तो ये नजर आता है ना कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आइड बॉय है, स्वीट बॉय है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में कहा है कि आप उनसे जब सवाल हुआ है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, तो उन्होंने कहा विकेट के दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो मैं दोनों तरफ पाकिस्तान है तो मैं क्या दोनों तरफ हूँ? एक विकेट की एक तरफ भी पाकिस्तान है, विकेट के दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है, तो मैं तो दोनों तरफ से पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूँ। मैं तो हम्म। कोई इंडिया की तरफ से थोड़ी खेलता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने कहा जी कि मुझे कहते हैं कि आप डी चौक से भाग गए, और ये लोग जो आजकल असेंबली में खड़े हो गए कहते हैं गोली क्यों चलाई, वो ये बताएं जब डी चौक पर गोली चल रही थी ये कहाँ थे सारे? ये घरों में सो रहे थे। हम्म। वो कहता है दुरुस्त। मैं और बुशरा बीबी खड़े थे। असद कैसर कहाँ था? डी चौक पे था। आतिफ खान डी चौक पे था। शेराम तरकई डी चौक पे था। बैरिस्टर गौर डी चौक पे था। उमर यूब डी चौक पे था। मोहम्मद वली मोहम्मद खान डी चौक पे था। शहरियार अफरीदी डी चौक पे था। वो कहता कौन था डी चौक पे? उसने कहा 1,000 टिकट दिए हैं पीटीआई ने 2024 के इलेक्शन में। एक उनमें से कोई भी डी चौक पे था? उन्होंने कहा मैं कल ही खड़ा था डी चौक से, तो मैन्यू गाला कटी जा रही हो। क्या हम्म। बात ऐसी कह दी है आप समझें, जो टू बी वेरी फ्रैंक जिसका तनाजा है। उसने फैक्चुअल बात की है, जो उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे उसने उनका जवाब दिया है। दूसरी तरफ मिर्चें जरा ज्यादा लग गई। मिर्चें ज्यादा लग गई हैं, लेकिन सर ये देखे ना, बात अपने परसों के शो में भी आपने ये कहा था कि खान साहब जो हैं वो लड़ाई को एंजॉय करते हैं। वो बैठे हुए हैं अडयाला जेल के अंदर। अब वो जो अडयाला जेल के अंदर बंदा बैठा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर सिर्फ मामला नहीं हो रहे, उसके लिए तो अमेरिका तक से जो है वो बड़ी लॉबिंग हो रही है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हर तीसरे चौथे हफ्ते जो है वो एक खबर आती है जिसके अंदर सारी दुनिया का महवर जो है कायनात का, वो खान साहब होते हैं। अब उन्होंने एक स्टोरी की है जिसके अंदर उन्होंने बताया ये है कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं आपस में, स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं या पता नहीं चाइना के साथ हैं, और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस और सीआईए जो हैं वो उनके खिलाफ में। बात तो यूं ही कर रहे थे वो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है, लेकिन पूरी स्टोरी इमरान खान साहब के हवाले से। ये क्या कहानी है? देखिए मेरी बात सुनिए। इमरान खान के लिए पीटीआई अमेरिका जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह अमेरिका से इमरान खान की हुकूमत बहाल करा लें, इमरान खान को इक़्तिदार में। हम्म। पहले ट्रम्प के बयान की कोशिश थी, वो नाकाम हो गया। फिर स्टेट डिपार्टमेंट की कोशिश थी। अब एक डेमोक्रेसी एक्ट है जिसकी कोशिश की जा रही है कि जी किसी तरह आसिम मुनीर पे और वजारत दिफा पर पाबंदियां लगवा लें। और जब हम आसिम मुनीर पर पाबंदियां लगवा लेंगे तो फिर वो इमरान खान से बात करने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने ये पाबंदियां हटवाई। टू बी वेरी फ्रैंक। और वो हम्म। जो विल्सन के जरिए और ये डेमोक्रेसी एक्ट के जरिए कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान आज जनरल आसिम मुनीर पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगवा दें। आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी आर्मी चीफ पर पाबंदी लगाई? नहीं। पाक आज तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ रहा है या जमहूरियत रही है? कभी अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्दीक की है? नेवर। पॉलिटिशियंस की तो की है, कभी किसी आर्मी चीफ की है?
हर आर्मी नेवर। चीफ, जो भी आर्मी चीफ बनता है वो पेंटागन के एक दौरे पे जाता है या नहीं जाता? आसिम मुनीर साहब गए या नहीं गए? बिल्कुल उसका गए। सीआईए से राब्ता रहता है या नहीं रहता है, डीजीआई के जरिए? हम्म। मुझे तो नहीं लगता कि ये कौन लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर पाबंदियां लगा देगा। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से प्रो अमेरिका आर्मी रही है, ये कभी एंटी अमेरिका आर्मी रही है? बिल्कुल नहीं। कौन सा ऐसा काम है जो हमने नहीं किया अमेरिका के लिए? और हमने अमेरिका की शान में ऐसी गुस्ताखी कर दी हुई है कि वो आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगा दे? हम्म। मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब आसिम मुनीर साहब को यमन के हुथियों के साथ खड़े हैं कि मेरा मतलब उन पर पाबंदियां लगा देगा, या वो पासदाराने इनकलाब के साथ खड़े हैं कि पाबंदियां लग देंगी? हम्म। हाँ, मेरी बात समझे ना। एक इंटरनेशनल एजेंडा है, उसमें आसिम मुनीर साहब आज भी अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं कि नहीं नजर आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वही है, बिल्कुल वही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी स्टेट डिपार्टमेंट पाबंदी लगाने के लिए तैयार है, तो सीआईए नहीं मान रही। सारी स्टोरी का महवर ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट पाबंदी लगाने के लिए मान गया है, सीआईए और व्हाइट हाउस नहीं मान रहा। हम्म। देखिए मेरी बात सुने, स्टेट डिपार्टमेंट भी क्यों मानेगा? स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ऑपरेट किया है कि नहीं किया? दुरुस्त ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी भी जो शरीफुल्ला वाला मामला है वो स्टेट डिपार्टमेंट, सीआईए, पेंटागन ने मिलकर किया है। हम्म। और वो बंदा कोई आसिम मुनीर नहीं दिया है ना उनको। जी जी जी। अच्छा, अब बीएलए के ऊपर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद हुई है, क्या अमेरिका ने उसको वीटो किया? नहीं, हमारे हक में आने दी करारदाद। हम्म। टीटीपी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया अमेरिका ने, 16 एजेंसियों ने। वो आसिम मुनीर के हक में है या आसिम मुनीर के खिलाफ है वो बात? आसिम मुनीर के हक में। फितना खारिज के हक में है। मुझे अभी तक ऐसा नहीं नजर आ रहा कि कोई अमेरिकन एजेंडा है और जनरल आसिम मुनीर उस एजेंडे के मुखालिफ हैं, लिहाजा अमेरिका उन पर पाबंदियां लगा देगा। हम्म। है कोई ऐसा एजेंडा? नहीं, कोई भी नहीं है सर, कतन तो नहीं। फिर बाकी तो विशफुल है ना, कि जैसे ट्रंप ने हलफ नहीं उठाना था इमरान खान की रिहाई के बगैर, फिर ट्रम्प ने हलफ बर्दारी में इमरान खान को बुलाना था, फिर ट्रम्प की कॉल आनी थी। ऐसे ही ये डेमोक्रेसी एक्ट में भी आप देखेंगे जी, वो हम बड़े चीन की तरफ चले गए हैं, हमने यूं कर दिया है, ये सब स्टोरीज हैं। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो एक मीडिया स्टंट से ज्यादा कोई चीज है। हम्म। हम्म। और वो बाकी जो ड्रॉप साइड की स्टोरी है, ये ऐसी स्टोरीज हमने बहुत देखी हैं। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि जो स्टेट क्राफ्ट है और जो आपस में मुल्कों के ताल्लुकात हैं, इदारों के ताल्लुकात हैं, जो पेंटागन और उसके जीएचक्यू के ताल्लुकात हैं, जो सीआईए और आईएसआई के ताल्लुकात हैं, वो पीटीआई और अमेरिका के तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल नहीं हो सकते, कतन नहीं हो सकते। मतलब आपका ख्याल है आदिल राजा हमें पेंटागन और पीटीआई के ताल्लुकात का ब्रोकर है, या आईएसआई और सीआईए ब्रोकर है? सर हमेशा से आईएसआई और सीआईए रहे हैं, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले से तय है कि ये जो मुल्क है ये अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होगा। और हमारी एक 47 से हिस्ट्री चली आ रही है अमेरिका के साथ। इमरान खान तो आज हैं, कल नहीं होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो तो जो रियासतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं। आपने बिल्कुल इसको ठीक बात की। मैं एक छोटी सी बात मेंशन करूंगा कि ये जो स्टोरी है जिसका टाइटल जो है वो इंडिया और चाइना के बारे में, जिसमें इंडिया एक दफा, चाइना 2 मरतबा और इमरान खान के बारे में 14 मरतबा उनका मेंशन किया गया है। तो इस स्टोरी के अपने जो मकासद और अगराज हैं वो भी जरा सोचने की जरूरत है हमारे उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इसको बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। सर अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बीएनपी मैंगल जो है वो जारी है कोयटा की तरफ, आपको पता है एक लॉन्ग मार्च जारी है। और उस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो बीएनपी बेंगल सर जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर कोयटा की तरफ जा रही है। और आज जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कह दिया गया कि यहाँ पर दफा 144 है और वो अगर सरेआब रोड से आगे आए तो उनके लिए मसला होगा और लीगल एक्शन उनको फेस करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मैंने देखी हैं फुटेजेस, मैंगल साहब के साथ ज्यादा लोग नहीं हैं। अख्तर मैंगल साहब सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, और देखें वो अपने आप को, और वो उस सियासी शहादत में अपनी गिरफ्तारी चाह रहे हैं।
गवर्नमेंट उनकी गिरफ्तारी को अवॉइड करना चाह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात महारंग तक रखना चाहती है। लेकिन टेक्निकली अगर को बहुत हुआ तो गवर्नमेंट बहुत निगोशिएट कर रही है अख्तर मैंगल के साथ, लेकिन हुआ तो गिरफ्तारी हो भी जाएगी। उनके साथ कौन सा 20,000 10,000 का लश्कर है, 200-400 लोग हैं, 500 लोग हैं। हम्म। आपने फुटेजेस देखी हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ तो आप कहें ना, अख्तर मैंगल के साथ पूरा बलूचिस्तान उमड़ आया है। इस वक्त 30,000 लोग अख्तर मैंगल के साथ बैठे हैं कोयटा की तरफ मार्च करने के लिए, और एक जम्मे गफीर मौजूद है अख्तर मैंगल के साथ। तो मैं आपके साथ कुछ इस पर बात कर लेता कि यार देखें, इतने लोगों की हिमायत हासिल है तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये बंदा ही 200-400 है तो करिए की। तो सर एहतजाज है, उनको करने दें, क्या ऐसा मसला है अगर 200-400 लोग हैं तो? नहीं सर, क्यों करने दें? अगर आप बलोच अलहदगी पसंदों के हक में एहतजाज करना चाहते हैं तो क्यों करने दिया जाए? नहीं, वो तो आप बलोचों हमारे, के हकूक के लिए कर रहे हैं ना, उनके हक में तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो तो मारंग बलोच के लिए कर रहे हैं। उनका बलोचों के हकूक से क्या ताल्लुक है? लेकिन वो तो मारंग मारंग बलोच ने बलोच की कोई, रिहाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन मारंग बलोच ने तो पाकिस्तान से अलहदगी की डिमांड नहीं की ना। क्यों मारंग बलोच जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स की लाशें उठा के नहीं ले गई? सर लाशें तो लाशें हैं ना, खवारिज के साथ भी हजरत क्यों अली ने अच्छा सलूक किया लाशें था। दहशतगर्द, जो दहशतगर्दों का वारिस है वो दहशतगर्द है। सर कहाँ लाशों के लाने साथ तो लाता? अच्छा सलूक। अगर वो सर कहती है कि खवारिज, मैं, वो कहती है मैं इनकी वारिस हूँ, सर वो शहरी नहीं तो है कहती वो ना, मैं, मतलब वो गलत, उनकी डिमांड गलत है, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो, मगर जो वो डिमांड कर रही है वो पाकिस्तान से अलग की नहीं है, वो कह रही है कि इनकी लाशों का मसला ना किया जाए, मिसला ना किया जाए। इनको जो है वो हमें प्रॉपरली इनके आखिरी जो राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो तो मजहबी तौर पर भी उनकी डिमांड दुरुस्त है। तो वो कैसे वारिस है उनकी? उदा जो मरया है उदा को माँ है, प्यो है, भरा है, बेगम है। ये इज्तिमाई वारिस उन 32 बंदों की जो फितना खारिज हैं, उनकी वारिस मारंग बलोच कैसे है? सर मैं उनकी सियासी जो डिमांड है उसको नहीं दुरुस्त नहीं, नहीं कह आप रहा, मैं मुझे कह रहा हूँ कि मैं जो, कानूनी बात कर रहा हूँ मैं कि कानूनी बात रियासत नहीं, का, आपकी बात कानूनी तौर कानूनी पर। बात कर रहा हूँ क्योंकि आप आइन कानून के दायरे में बात कर रहे हैं ना। जी जी। तो वो आईनी और कानूनी तौर पे उनकी वारिस कैसे है? सर मैं तो कह ही नहीं रहा कि वो उनकी वारिस है, मैं कह रहा हूँ कि अख्तर मेंगल साहब अगर उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज कर रहे हैं तो एहतजाज तो उनका हक है। नहीं, आप जाके अमेरिका में हमास के हक में एहतजाज कर लें। आपका वीजा लगा हुआ है? नहीं, मेरा तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, आपका नहीं लगा हुआ, आप लगवाएं। और जो भी आप में से लोग हैं उन्हें के व्हाइट हाउस के आगे हमास का झंडा लगा के एहतजाज करें। सर वो हम अमेरिका की क्यों, हम कोई गुलाम है? चलो आप बता, क्या जो आप मर्जी करें। मैं आपको बरतानिया में ले जाता हूँ। आप कहा, मैं आपको फ्रांस में कहता हूँ कि मैं आप कहें कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान में भी जो लोग मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके हक में एहतजाज की इजाजत के मैं हक में नहीं। नहीं, ये तो हमारा इल्जाम है ना कि वो तो डिमांड ही नहीं कर रहे ना पाकिस्तान तोड़ने की, सर। क्यों नहीं कर रहे? उनके उनके जब महारंग के जलसों में आजाद बलूचिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता, आजाद बलूचिस्तान का तराना नहीं बजाया जाता। सर वो बचता है, मगर उन्होंने कभी स्टेज से तो इस तरह बचता का है तो ऐलान नहीं क्यों किया ना। बचता है? जलसे में कोई तो कोई भी आ सकता है। नहीं, कोई पाकिस्तान के कौमी तराने के होते हुए अपना कौमी तराना कैसे बना सकता है? कोई पाकिस्तान के झंडे के मुकाबले पे अपना झंडा कैसे नहीं बना नहीं, सकता है? वो जलसे मतलब में आया था ना, मगर मारंग बलोच तो नहीं गा मतलब रही ना वो तराना। मतलब आप मेरी बात समझे ना। कोई, मेरा मतलब है कि खुद को ये तमाम हाईजैक, वो हाईजैकर्स ने जिन बंदों को मारा है वो उनकी वारिस नहीं है, वो हाईजैकर्स की वारिस है। अच्छा चले, फिर मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अबसार आलम साहब को, और समा के ऊपर वो इंटरव्यू चला है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो समा ने नहीं चलाया, और मौलाना फजलुर रहमान का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उस पोर्शन को, 7-8 मिनट का वो पोर्शन है, उन्होंने अपलोड किया है, जिसके अंदर वो बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। उस पोर्शन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि वहां पर जो हालात हैं वो इस तरह के हो गए कि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, अगर आम लोग जो अलहदगी पसंद नहीं है, जो वहाँ की नॉर्मल लीडरशिप है, जो नेशनलिस्ट हैं लेकिन अलहदगी पसंद नहीं है, सेपरेटिस्ट नहीं है, वो अगर उनके खिलाफ बात करते हैं तो उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया। अब ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे वहां पर 12 उनके एमपीएज हैं, वो वहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि मेरे लोगों के ताल्लुक जो है वो अवाम के साथ मौजूद है, मैं वहां से 12 सीट्स जीत कर आया हूं, मैं, वो बंदा ये बात कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इकट्ठे होकर और ऐलान कर देते, जी हम अलहदा, हम पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, तो
ये एक बैनुल अक़वामी मसला बन जाएगा और हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, तो फिर तो हम इसको सीरियसली लेंगे, या हम किसी लेवल पर इसको सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि मौलाना ये कह रहे हैं कि कोई उनके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं करता। क्यों? खौफ की वजह से, मोहब्बत की वजह से नहीं है। मतलब रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आप बात करते हैं क्योंकि आपको खौफ नहीं है रियासत का। आप बीएलए के खिलाफ बात नहीं कर सकते बलूचिस्तान में क्योंकि आपको उनका खौफ है, वो मार देते हैं। आपको पता है रियासत ने तो नहीं मारना, रियासत तो सर माँ वो जैसी है। डिस्क्रेडिट होने की बात कर रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं डिस्क्रेडिट होने डिस्क्रेडिट की, हो जाते हैं। नहीं, डिस्क्रेडिट होने की बात नहीं है। अगर डिस्क्रेडिट होने की बात होती तो आज हजारों लाखों लोग सड़कों पे होते बलूचिस्तान में। आज सर वो कोयटा हो में सकता है वो मुझे, रियासत के खौफ से ना आ रहे हो, देखे ना, ये तो हम अच्छा उनको नहीं, बीएलए का खौफ देखें, जब मैं ये कहता हूं कि शटर डाउन हड़ताल बीएलए के बंदूक के खौफ की वजह से है, अवामी हिमायत होती तो हजारों लोग सड़कों पे होते। बीवाईसी भी कोई 10,000 का जलसा नहीं कर सकी, 50,000 का जलसा नहीं कर सकी। अख्तर मैंगल की डूबती सियासत में भी 5,000 बंदा मौजूद नहीं है। आप ये हम्म। बात सुने, बंदूक के साए तले पाकिस्तान को तोड़ने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती कि तोड़ने की अगर बीएलए ने को 4 अजला में अपना खौफ बना लिया हुआ है और लोग हम्म। उस खौफ में आप कह रहे हैं कि जी वो अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं, तो रियासत उस खौफ के आगे सरनगू कर दे या उस खौफ से टकरा जाए। मुझे तो नहीं सर समझ उनको आती। मेरा मतलब क्या बात करें, जिन्होंने अपना झंडा और तराना अलहदा बना लिया है और जो नक्शे में खुद को अलहदा बना के शो करते हैं, आप कहते हैं उनसे जाके बात करें। दुनिया में सर कौन उनको बात इलेक्शन करता है? कमीशन से सर उनको इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई करवा के फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे, भाई वो मसला हल हो कौन जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए? कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? जब तक वो अलैदगी पसंद वोट नहीं जीतेंगे तब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं नहीं, अख्तर अलहदगी मैंगल साहब पसंद जो नहीं। नहीं सर नहीं, कासिम अख्तर सूरी को मैंगल तो साहब जो कोयटा से, कासिम नहीं नहीं सूरी तो कोयटा से जीता था ना। नहीं, वहां कौन सा क्या अलहदगी अख्तर पसंद था? अख्तर अख्तर मैंगल जो इलेक्शन जीते हैं वो 45 पे जीते हैं या 47 पे जीते हैं? वो तो मेरा ख्याल है जीते हुए हैं, बस वो आए हुए हैं असेंबली में, मुझे नहीं नहीं पता नहीं, किस आप पे। मुझे बताएं ना, वो 45 पे जीते हैं 47 पे जीते हैं? सर अमूमन तो अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपनी एरिया के अंदर इतने पॉपुलर हैं, अपने उनका कबीला इतना बड़ा है कि पॉपुलर वो है जीत या जाते हैं। सरदार होने की वजह से 6 दफा एमपी एमएनए हुए हैं, वो अपने हल्के से जीते हैं। उन्होंने सर वो अपने तो हल्के यहाँ की महरूम पंजाब में, सिंध में नहीं सारे नहीं, छह छह आठ आठ दफा जागीरदार जीते हुए उन्होंने हैं। अपने हल्के की महरूमियां दूर कर ली हैं। सर वो कहीं कहीं भी नहीं हुई हुई, कहाँ तो फिर किसकी वो महरूमियत उनका दूर हुई? क्या केस है? 22 सरदार चीफ मिनिस्टर रहे ने बलूचिस्तान दे, हम्म। वो 22 दे 22 महरूम ने, इक्तदार तो महरूम ने। यार हमें उनकी नैरेटिव बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। सर मैं हमें नैरेटिव बिल्डिंग की बात देखें, नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुने, ये एक मिनट, ये इंडियन कश्मीर में सिखों की तहरीक थी। इंडियन इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ कैसे टैकल किया है? गुफ्तगू की है सिखों के साथ। मणिपुर सब में जो सब पाक तहरीक थी अंदाज में उसको, डील किया। मणिपुर में जो तहरीक चल रही है इंडिया में, उनसे बात कर रहा है। मतलब क्या कोई सर इंडिया मुल्क एक अपने, इंतहाई ब्रूटल स्टेट है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं नहीं, मैं अच्छा फिर आप मुझे कोई और मुल्क की मिसाल दे दें। श्रीलंकन ने तमिलनाडु से बात की है, वो सर भी स्कॉटलैंड श्रीलंका के के दो टोटे ऊपर करना चाह रहे थे। बरतानिया ने, सर स्कॉटलैंड का बरतानिया ने जो है वो करवाया था रेफरेंडम। नहीं, स्कॉटलैंड तो हमेशा से अलग एक उनके पास रियासत रही है। और स्कॉटलैंड, मेरा मतलब है शाम वो उनकी अलहदगी का रेफरेंडम बनता था, वो आइन में वैसे स्टेट के तौर पे अलहदा है। आप मेरी बात सर समझे। लेकिन यूके का तो हिस्सा फिर है ना, वो इंग्लैंड का हिस्सा तो नहीं है, वो तो यूके से तो अलहदगी ये चाहते हमारी थे। कन्फेडरेशन तो नहीं है ना। हम तो एक मुल्क हैं, वोट हो गया हुआ है, उसमें ये तो नहीं है कि हर 20 साल बाद ये तय होगा कि बलूचिस्तान हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं तो हम हमारे करवा ही आइन नहीं में रहे, ये लिख, हम तो कह रहे हैं नहीं सर, नहीं, देखिए आप मेरे, क्या सवाल पैदा कर मैं रहे आपको हैं कि बता देता हूँ। हर 20-25 साल बाद हम ये तय करेंगे कि बलूचिस्तान हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा? नया नहीं मैं रेफरेंडम आपको, कराएंगे हर 25 साल बाद? सर इंडिया की मिसाल ले लेते हैं ना। आपने इंडिया की जैसे मिसाल दी है, मैं आपको इंडिया की मिसाल दे देता हूँ। इंडिया ने हैदराबाद के अंदर, जूनागढ़ के अंदर, मणिपुर के अंदर आपने नाम लिया, नागालैंड, असम, बंगाल, कश्मीर, पूरा रेड कॉरिडोर, हर जगह पर उन्होंने बड़े ब्रूटल अंदाज में जो भी इंसर्जेंसी थी उसको क्रश किया है। पंजाब में आपने जिक्र किया, इन सब जगहों पर। लेकिन इंडिया के पास एक बहुत बड़ा जो छतरी है जिसके अंदर सब कुछ गुम हो जाता है, वो ये है कि हम एक प्रॉपर बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और हम
जमहूरियत जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, उसकी वजह से जो मगरब है उसके अंदर वो अपने आप को बेच सकते हैं। हम जमहूरियत अगर ले आए यहाँ पर, लोग जो हैं वो तो बलूचिस्तान के जमहूरियत अंदर है इस भाई बात यहाँ से। पर। सर अब मैं इस पर क्या बहस करूं, मतलब आप मेरी आपको खुद बात भी सुने, पता है कैसी जमहूरियत, जमहूरियत। नहीं नहीं, जमहूरियत है। सर 18 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। जैसा 18 का इलेक्शन था वैसा 24 का इलेक्शन है। नहीं, फर्क फ्री क्या एंड है? फेयर था। जितना फ्री एंड फेयर 18 का था उतना फ्री एंड फेयर 24 का था। अनफेयर था। नहीं, देखें, इलेक्शन फेयर एंड या अनफेयर है, इसके नतीजे में मुल्क तोड़ने की इजाजत देते हैं। नहीं नहीं, कोई मुल्क तोड़ने की इजाजत नहीं, नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये जस्टिफिकेशन हमें है मुल्क मुल्क तोड़ने की। जोड़ने का। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैं मुल्क इलेक्शन जोड़े रखना और आसान हो भाई जाएगा अगर हम। अली वारसी साहब, मुझे धांधली से हरवा दिया गया। जी। इसके नतीजे में मैं मुल्क तोड़ने के लिए, मेरा नहीं नहीं, मैं ये जवाब नहीं हो कह गया रहा। कि मैं मुल्क तोड़ने की बात करना शुरू कर दूं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क मेरे जोड़े साथ रखना धांधली हो आसान हो गई। जाए। मैं आसान बात कर रहा हूं कि मेरे साथ धांधली हो गई। इसके नतीजे में मेरी पाकिस्तान से कमिटमेंट खत्म हो गई। नहीं मेरे साथ धांधली हो गई, इसके नतीजे में मुझे पाकिस्तान तोड़ने का लाइसेंस मिल गया। सर, रियासत अगर एक लीगल पर्सन है तो फिर उसको जो काम ठीक करना चाहिए, हमें तो अपना काम ठीक करना मैं चाहिए, कहता, ये तो एक अलग मामला है। मैं आपसे सिर्फ ये सर कह रहा हूँ कि नहीं, अगर अलग मामला डेमोक्रेसी हो। नहीं है अली वारसी साहब। अली वारसी साहब, रियासत से जो आपकी वफादारी है वो मशरूत नहीं है। पाकिस्तान से आपकी वफादारी जो है वो मशरूत नहीं है। हम्म। पाकिस्तान से वफादारी मशरूत नहीं है कि ये होगा तो मैं पाकिस्तान को वफादार हूं, ये होगा तो मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, वरना मैं पाकिस्तान का वफादार नहीं हूं। ये सर मशरूत है पाकिस्तान से वफादारी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं नहीं, पाकिस्तान से मैं वफादार हूँ। ओवरऑल मैं अब आप 24 मेरी करोड़ बात, नहीं मैं मेरी तो सुन आप लेना, मैं लोगों तो का जेल, पाकिस्तान से वफादार हूँ, देखिए, या आप मेरे ऊपर भी गद्दारी के आप इल्जाम लगा रहे हैं। अली वारसी साहब, आप पाकिस्तान से वफादारी को कुछ चीजों से मशरूत कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर मैं रहा। कह रहा हूं ये गैर मशरूत चीज है। मैंने ये कहा ही नहीं है। आप आपने कहा गलत है, समझ रहे हैं, मैं आपने आपको कहा समझा नहीं इलेक्शन पा रहा। फेयर नहीं हुए तो उनको अलहदगी की बात करने का हक मिल गया। आपने कहा इलेक्शन फेयर नहीं हुए तो लिहाजा उनको मैंने ये नहीं आजाद कहा सर। बलूचिस्तान का झंडा बनाने का राइट मिल गया। नहीं, मैंने ये इलेक्शन नहीं कहा। फेयर नहीं हुए तो अख्तर मैंगल को मुल्क तोड़ने की बात करने का राइट मिल गया। सर आप तो मैंने ये ये कहा ही मुझे नहीं है। समझा रहे हैं। मैंने ये कहा ही नहीं है। मैंने और ये क्या कहा कहा? है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कहा है कि इलेक्शंस अगर फ्री एंड फेयर हो तो हम पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज को क्वेल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने सिर्फ इतनी बात की है। नहीं, क्योंकि ये जो इंसर्जेंट हैं ये इलेक्शन नहीं लड़ते। हाँ। मारंग ने इलेक्शन लड़ा, बीएलए का नहीं बशीर से इलेक्शन लड़ता है, डॉक्टर नहीं अल्लाह नजर इलेक्शन लड़ता है। नहीं। उनका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? सर जी, जो वो तो मुल्क असली तोड़ने जो, की बात करते हैं। ओ सर भाई, जो कोई सही भी जीत प्रॉपर जाए। डेमोक्रेटिक एक मिनट लीडरशिप है भाई, वो फिर अवाम को अपने साथ रख सकती है ना। जरा आवाम साथ है, आवाम को, मुझे तो बीवाईसी के हक में 2 लाख लोग नहीं नजर आ रहे सड़कों पे। सर वो आप कह रहे हैं कि वो तो रिप्रेशन होती है बीएलए की, वो नहीं, मारते हैं इस वजह रिप्रेशन तो से स्टेट। बीएलए का है। हाँ, तो वो आप बंद कर मौलाना, देते हैं ना दुकानें। नहीं नहीं, वो तो देखें, वो तो अल्ताफ हुसैन के भी बंद कर देते थे। वो तो आज सुबह कोई छोटा वर्ल्ड अंडर डॉन हो वो भी बंद करा लेता है, मल्लिका बदमाश भी हाँ जाके मार्केट बंद हाँ। करा लेता है। तो लोगों को भी ठीक है, घरों से निकलने से रोक सकती है रियासत, क्योंकि ज्यादा ताकत तो रियासत के नहीं पास ही रोक होती है सकते, बहरहाल। क्या रोका हुआ है रियासत ने? मिले जेड़े मरन नु तैयार नहीं और नाल एहतजाज करने नु तैयार नहीं। ये अख्तर मैंगल इतने दिन से बैठे हैं, ये अपना पूरा कबीला नहीं ला सके। चले ठीक हो गया सर। मैं अब वो हम फिर वही बात आ जाती है कि इन दी एंड दो तरीके हैं। आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कायम रहे, और मैं भी चाहता हूँ कायम रहे। आप क्या एक अलग तरह से कायम रखना चाहते हैं, मैं एक अलग तरह से कायम रखना चाहता हूँ। बहरहाल हम आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की की तकरीर जो है वो बड़ी आजकल सोशल मीडिया पर भी उसके बड़े चर्चे हैं और खबरों के हवाले से। उसके बारे में आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल में एक सॉफ्ट तकरीर थी, और मैं समझता हूं कि उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। लेकिन ना, वो बहुत ही हार्ड को अल्टीमेटम भी दे सकते थे कि इतने दिनों में ये ना हुआ तो हम अलहदा हो जाएंगे। वो ज्यादा सख्त बातें भी बहुत सी कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने हालात का अंदाजा करते हुए बहुत ही रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। और मेरे ख्याल में उन्होंने काफी अपने आप को, अनलाइक बिलावल है, क्योंकि एक सबकी राय थी कि बिलावल तो पहले ही इस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और वो तो जरदारी साहब की वजह से ये ताकत बना हुआ है, और बिलावल दा बस चले तो एक दिन में तोड़ दे। लेकिन हम्म। मैं समझता हूँ कि बिलावल ने काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है।
और उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हालात को ख़राब नहीं होने दिया और ना वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए। इट वाज़ अ बैलेंस्ड स्पीच। जो लोगों का ख़्याल था ना कि उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक हो गया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके मेरे खिलाफ भी आप राय देना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर दीजिए। अली वासी को और मुज़म्मिल सोहरवर्दी को नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।